अरे इधर दे, टाइम बहुत हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स जीरो है, और इसमें एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाए तो पार्टिकल फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ रिटर्न होने की कोशिश करे, इसी को रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बार डिस्टर्ब कर दोगे तो वो और डिस्टर्ब होता हुआ भाग जाएगा, है ना? भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? अरे है कि नहीं है? जैसे जैसे दो चार्ज पार्टिकल है यहां फिक्स किया हुआ, ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स किया हुआ, कील व्हील मार दिए, ठीक है, ये नहीं भागेगा। और एक तीसरा चार्ज पार्टिकल यहां रख दिए एकदम मिडिल में, क्यों? अब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, ये इक्विलिब्रियम में है, पॉजिटिव चार्ज है, इक्विलिब्रियम में। कैसे? तो ये इस पे जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा। लगाएगा? अरे लगाएगा। अच्छा, मेरा सवाल है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो आप बोलोगे ये डिपेंड करेगा कि इसको खिसकाया किधर जा रहा। बताएं कैसे? अगर इसको इस लाइन के अलॉन्ग खिसकाओ, ध्यान से सुनना, इस लाइन के अलॉन्ग खिसकाओगे तो इसका जो पुशिंग फोर्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। और इसका पुशिंग फोर्स कम हो जाएगा तो नेट फोर्स किधर डेवलप होगा? उस तरफ, अगेन इक्विलिब्रियम की तरफ डेवलप होगा। और उसी तरह इसको राइट भी खिसकाओगे तो इस पर नेट फोर्स लेफ्ट डेवलप होगा। यानी अगर इस लाइन के अलॉन्ग खिसकाते हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जब खिसकाने का मतलब बोले ना तो थोड़ा सा हिलाना डुलाना होता है, विस्फोट कर देना नहीं है, उठा के इधर से उधर फेंक दिए, है ना? इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने का मतलब होता है हल्का सा इधर उधर करना, है ना? तो आप बोलोगे सर इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। आप बताइए कौन सा इक्विलिब्रियम? समझ में आया? अरे समझ में आया पक्का? लेकिन अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर इसको डिस्प्लेस करो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिखाएं? इसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, यहां, तो इस पे फोर्स, ये फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे। और ये फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे। तो रिजल्टेंट ऊपर। यानी जैसे ही इसको ऊपर खिसकाएंगे या इसको नीचे खिसकाएंगे, समझ में आया? तो ये चीज आपको पहचान में आना चाहिए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस पे क्वेश्चन किया तो जा सकता है एसएचएम का, बट अभी आप लोग एसएचएम नहीं पढ़े हो तो छोड़ देते हैं एसएचएम वाला क्वेश्चन, है ना? बाद में करवा देंगे, जब एसएचएम पढ़ाएंगे ना तो एसएचएम में ये क्वेश्चन डाल देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अरे है क्या? तो यहाँ थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल गया स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अरे मिला मिला। चल एक सवाल बना, एक चार्ज Q है, कैपिटल Q, और इसी लाइन पे नीचे भी एक चार्ज कैपिटल Q, ठीक है? ऐसे एक लाइन है, इस पे ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, नीचे चार्ज कैपिटल Q है। क्या? हाँ ये फिक्स है, ये इसका सेंट्रल लाइन है, ठीक है? ये दूरी मान लो R है, ये दूरी भी मान लो
r है, ये दूरी r और ये दूरी r, और ये दूरी मान लो x है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड बताना, x दूरी पे इस चार्ज सिस्टम का फील्ड बताना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है। ट्राई करो। चलो, इस पॉइंट से इसका दूरी क्या होगा, x² प्लस r², ठीक है। इससे भी दूरी वही होगा। चलो, इसका फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इधर कितना होगा, k q बाय इसका स्क्वायर, अरे होगा, अच्छा इसका भी फील्ड उतना ही मैग्नीट्यूड में होगा, अरे होगा कितना, के क्यू बाय x² प्लस r², ठीक है। ध्यान से देखो तो दोनों वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, मान लो ये एंगल थीटा तो, और इसको मान लो E, क्या मान लो E, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E cos थीटा और इधर हो जाएगा E sin थीटा। अब नालायक, ये भी थीटा ही होगा ना, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर हो जाएगा नेट कंपोनेंट हो जाएगा 2E cos थीटा और इधर हो जाएगा E sin थीटा और नीचे कैंसिल आउट हुआ, तो टोटल क्या हो गया 2E cos थीटा, किधर किधर, एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग, 2E cos थीटा किधर, एक्सिस के अलोंग। तो वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सिस के अलोंग वो आएगा 2, और E का वैल्यू क्या था, के क्यू बाय x² प्लस r², और cos थीटा का वैल्यू यहां से देखो तो cos थीटा हो जाएगा आपका x बाय अंडर रूट प्लस r², है ना। तो ये हो जाएगा 2kqx बाय x² प्लस r² पे पावर 3/2। अरे हो जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट एक और फॉर्मूला हम निकाल दें बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक रिंग रहता, क्या रहता, रिंग, जिस पे चार्ज Q रहता, तो उसके सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही आएगा। अरे इसमें चार्ज यहाँ और यहाँ है ना, तो रिंग अगर लोगे तो उसमें भी तो यहाँ और यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ होगा, सब ऐसे ही कैंसिल आउट होके नेट किधर आएगा, एक्सिस के अलोंग। नहीं समझ में आ रहा, एक्सिस के अलोंग आएगा। अच्छा, उस पर टोटल चार्ज क्या होगा, Q, तो यहाँ पे सिर्फ 2kq के जगह पे सिर्फ क्या बचेगा, kqx अपॉन x² प्लस r² पे पावर 3/2। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही होता, और वो याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत 12th में, क्योंकि 12th में बहुत सारा फॉर्मूला, और वो एग्ज़ाम में डिराइव करना उतना आसान नहीं। समझ में आया?
अरे समझ में आया, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स, मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा वो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे x 0 पुट करोगे तो फील्ड क्या आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद फील्ड बढ़ता है, लेकिन जब उसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो एक मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, मतलब उससे ज़्यादा फील्ड बढ़ेगा नहीं, उसके बाद फील्ड घटेगा, ठीक है। तो यानी फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे और फिर ऐसे। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, तो जब बहुत दूर जाओगे, उससे बहुत दूर जाओगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अरे कल ही तो सिखाए थे, जब इस सिस्टम से आप बहुत दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का फील्ड तो ऐसा ही होता है, याद करो, याद आ रहा है। उसी तरह इधर फील्ड वैसा ही होगा, सिर्फ उल्टे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर x बहुत बड़ा हो, मैथमेटिकली x बहुत बड़ा हो r से, मतलब यहाँ से हम बहुत दूर चले जाएं, है ना, तो ये जो टर्म हो जाएगा, ये टर्म इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ये बचेगा 2kq(x) बटे एक्स क्यू, तो x से कट जाएगा, तो ये फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ दिख रहा है, अरे कुछ दिख रहा है, एक पॉइंट चार्ज का फील्ड यही तो होता है kq/x²। तो यहाँ 2q चार्ज है तो उसका फील्ड क्या हो जाएगा, 2kq/x²। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे कुछ समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। तो ये फील्ड का फॉर्मूला, और ये आप चेक कर लेना कितना आ रहा है। ये कैसे चेक करोगे बताओ, डिफरेंशिएट करके देखोगे ना, कहीं मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, तो करके देखो, करके देखो अभी। देखो जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, इसमें से सिर्फ यही टर्म 0 हो सकता, ठीक है। तो और ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, तो यही टर्म 0 हो सकता है। तो 0 जो होगा वो बचेगा आपका x² + r² पे पावर 3/2 माइनस 3x² × x² + 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लो, x² + r² पे पावर 1/2, ये 0 हो भी नहीं सकता, ठीक है। ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x² + r² - 3x², ठीक है, ये हो जाएगा 0, मतलब यही 0 हो सकता। तो यहाँ से आ जाएगा x² = r²/2, तो x बराबर ± r/√2, ± r/√2 में चेक करोगे तो एक जगह पे मैक्सिमा आएगा और एक जगह पे मिनिमा आएगा, यानी एक जगह पे फील्ड मैक्सिमम होगा और एक जगह पे मिनिमम होगा। इसीलिए देखो एक जगह ये फील्ड यहाँ 0 है, ठीक है, और बहुत दूर पे तो ऐसे ही होगा, तो एक जगह मैक्सिमा ऐसे अचीव करेगा और दूसरे तरफ मिनिमा अचीव करेगा, ठीक है। तो ये फील्ड का ग्राफ है, और बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आएगा
रिंग का जो एक्सिस पे फील्ड होता है ना, उसका ग्राफ ऐसा ही आता है। वो आप लोग एच सी वर्मा में से होमवर्क कर लोगे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? एच सी वर्मा में एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो एच सी वर्मा में से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एज इट इज है, थ्योरी में ढूंढ लेना, जल्दी से लिखो ये। तो अभी तक हम डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रहे थे, 1 पॉइंट चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज का, या ये ऐसा ही कर रहे थे। अब हम लोग कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम की बात करेंगे। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम मतलब चार्ज जहाँ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या चार्ज जहाँ सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या चार्ज जहाँ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उस तरह के केस में हम लोग फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो एकदम सिंपल सा केस कि एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें हर जगह चार्ज है, इसमें हर जगह चार्ज है, इसके कारण कहीं पे फील्ड लिखना है, इसके कारण कहीं पे फील्ड लिखना है। तो इसमें चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे? रो कि सिग्मा? रो। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेंगे, रो डीवी, छोटा सा चार्ज लेंगे रो डीवी। इस रो डीवी के कारण यहाँ पे जहाँ पे हमको फील्ड लिखना है, आर दूरी पे फील्ड लिख देंगे डीई, अरे लिख देंगे। इसी तरह बाकी हर जगह रो डीवी लेके फील्ड लिखेंगे और फील्ड को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। कोई बताएगा क्यों? हाँ, क्योंकि फील्ड जो है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर को नंबर की तरह नहीं जोड़ सकते हो, वहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जनरली एक या दो या तीन डायरेक्शन चूज करने पड़ेंगे, है ना, एक्स वाई या एक्स वाई जेड, है ना, डिपेंडिंग अपॉन ज़रूरत क्या है। सब एक्स वाले को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ। सब वाई वाले को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ। समझ में आया? पक्का। जैसे मान लो एक रिंग है, यहीं कर देते हम तुम्हारा काम। रिंग है, ये रिंग कैसे पता है? ऐसे रखा हुआ, ऐसे, ठीक है। और इस रिंग पे चार्ज है Q, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग का रेडियस है R, और इस रिंग के सेंटर से x दूरी पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। जल्दी से करो, अभी तुरंत कर चुके हैं, जल्दी से करो। तो इसमें कैसा चार्ज लेना चाहिए? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ, क्योंकि चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज dq काट लो, यहाँ पे छोटा सा चार्ज dq काट लो। तो इस dq का फील्ड यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कितना? k dq अंडर रूट x², ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ऐसा ही ये Q नीचे अवेलेबल होगा, है ना, जिसका फील्ड कुछ ऐसे होगा ना। तो यहाँ से ध्यान से अगर देखोगे आप, तो इन हर पार्टिकल का जो फील्ड बनेगा ना, फील्ड वेक्टर यहाँ पे, वो ऐसा कोण जैसा बनेगा, कोण। अरे इसका फील्ड इधर, उसके नीचे वाले का फील्ड इधर, बगल वाले का फील्ड इधर, इधर वाले का फील्ड इधर, तो फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे। ऐसे कोन जैसे, है ना, फील्ड ऐसे बनेगा ना। अरे हाँ ना बोलना, ऐसे ऐसे कोन जैसे। इससे होगा क्या? इस फील्ड का जो कंपोनेंट
इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो सबका सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इस फील्ड का नहीं, मतलब सब फील्ड का जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा सिर्फ कौन, एक्सिस के पैरेलल वाला। तो क्यों ना हम सिर्फ पैरेलल वाला जोड़ें, पैरेलल वाला एक ही डायरेक्शन में, उसको जोड़ने का मतलब सीधा सीधा इंटीग्रेट मार देने का है ना। तो ये एंगल मान लो अगेन थीटा, तो इसका जो कंपोनेंट इधर हो जाएगा ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये मान लो इसको बोल रहे हैं डी, क्या बोल रहे हैं, डी ई, छोटा सा फील्ड डी ई, तो इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। अरे होगा एक्सिस के अलॉन्ग जो फील्ड होगा वो उसका कंपोनेंट क्या बचेगा, डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा का वैल्यू लिखो के डी क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे होल स्क्वायर, इधर कॉस थीटा वाला भी आएगा तो पावर 3/2 बचेगा, वही वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू एक्स। ये बचेगा आपका फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल है ना। तो टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, बिल्कुल नहीं, इस इंटीग्रेशन में x बिल्कुल वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स है, यहाँ से x दूरी पे डी क्यू वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। देखो वैसा ही फॉर्मूला बोले थे ना आएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है क्या, ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। जब रिंग से बहुत दूर चले जाओगे तो रिंग कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, है कि नहीं है। और रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या होगा, जीरो। सोचो, ऐसे भी सोच सकते हो जीरो होगा ही, इधर से सब 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 कैंसिल आउट कर देगा। क्या हॉरिजॉन्टल में रह क्यों जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मान लो यही सवाल पूछे, रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो एक्सिस पे फील्ड कितना आता, कुछ होता क्या, सोच के बताओ। तब भी एक्सिस पे फील्ड का जो एक्सियल कंपोनेंट आता, एक्सिस के अलोंग वाला, वो इतना ही आता। अरे इसका जो कंपोनेंट इधर लिए हैं उसमें थोड़े ही फर्क पड़ता, वो तो सब जुड़ के फिर यही आ जाता। अंतर क्या आता है, इसका जो कंपोनेंट इधर वाला सब कैंसिल आउट हुआ है ना, वो कैंसिल आउट नहीं होता। समझ में आया, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अबे इसके एक्सियल कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर था वो कैंसिल आउट हो रहा था, क्यों, क्योंकि सब तरफ एक जैसा सिमेट्रिकल चार्ज था, तो इसके वाले को ये कैंसिल करता था, इसके वाले को ये करता था, इसके वाले को ये करता था, और इसके वाले को ये करता था, वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। समझ में आया। एक्सियल वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आगे चल के इसका यूज भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, देखना। अभी बताएं आपको, याद तो रहेगा नहीं, है ना, और आगे जब यूज करेंगे तो आप बोलोगे अरे याद रखना चाहिए था, है कि नहीं। तो जल्दी से लिखो। एक फाइनाइट चार्ज रॉड है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
याद है आपको एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, बीच सेंट्रल लाइन पे फील्ड निकालने के लिए, बहुत टफ तरीके से निकला था, देखना इससे कितने आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये हर जगह काम में आ सकता है, तो ये अच्छे से ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और जैसे हम फॉर्मूला बताएंगे वैसे ही याद रखना, है ना। फालतू का इधर उधर दिमाग मत लगाना, क्योंकि फॉर्मूला अलग जगह से रट लेना और डायग्राम यहाँ से रट लेना, बस गड़बड़ हो जाएगा। जो डायग्राम वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत? जो डायग्राम वही फॉर्मूला। मान लो एक रॉड, लिखते जाना, एक रॉड है, तो रॉड पे चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे? लैम्डा, लैम्डा है ना, लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, मतलब हर जगह लैम्डा कैसा है? बराबर है, एक जैसा। कोई दिक्कत? इस रॉड के इस एंड का नाम हम बी रख रहे हैं, तो आप भी क्या रखोगे? बी, और इस एंड का नाम ए, क्योंकि हम बोल रहे हैं अगर फॉर्मूला सीधा सीधा चिपकाना है तो डायग्राम के साथ चिपकाना, उल्टा पुल्टा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यहां से कहीं से भी बीच से एक डिस्टेंस है डी, डी दूरी पे एक पॉइंट है पी, यहां पे इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। ठीक है, यहां पे इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। कोई दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, ऐसे एकदम जनरल पॉइंट, मतलब इस तरफ से एंगल मान लो बीटा बना रहा और इस तरफ से एंगल अल्फा बना रहा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखने का कि एंटी क्लॉकवाइज वाला अल्फा पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज वाला अल्फा निगेटिव होगा, ये तो सिखा चुके हैं ना। चलो, तो यहाँ पे फील्ड निकालना, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं काम। ठीक, यहाँ से x दूरी पे ये पॉइंट, सारा मेजरमेंट हम इसी लाइन से लेंगे। ठीक है, यहाँ से x दूरी पे एक एलिमेंट काट लेते हैं dx, कितना? dx, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा dx, लैम्डा dx, अरे चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा dx। अच्छा, इसका जो फील्ड होगा, ध्यान से देखना, वो फील्ड कुछ ऐसे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं DE, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फील्ड। कोई दिक्कत? DE का वैल्यू क्या होगा आप ही बताओ? DE मेरे हिसाब से हो जाएगा लैम्डा dx। ठीक है, लैम्डा dx चार्ज और दूरी x² प्लस d²। हाँ ठीक, कोई दिक्कत? अरे छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फील्ड लिख दिए, ऐसा तो बहुत बार किए हैं जिंदगी में, है कि नहीं? कहाँ कहाँ? पूरा सेंटर ऑफ मास में यही किए हैं। वहाँ पे फील्ड वील्ड नहीं लिखते थे, एलिमेंट तो ऐसे ही लेते थे ना। अब तो एलिमेंट लेने में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, अभी भी नहीं हो, अभी भी एलिमेंट नहीं होता है, हो जाता है ना। चल, ये एंगल, अच्छा ये बताओ, यहां से अगर फील्ड लेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, दूसरे जगह से फील्ड लेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट फील्ड को जोड़ नहीं सकते, मतलब फील्ड को दो कंपोनेंट में तो तोड़ना पड़ेगा। एक रॉड के अलोंग ले लेते हैं कंपोनेंट और एक रॉड के परपेंडिकुलर ले लेते हैं, है ना। एक का नाम रख देंगे अलोंग या पैरेलल कंपोनेंट और एक का नाम परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो, तो इस डी का दो कंपोनेंट करने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी
थीटा है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलते जाए। तो इसका कंपोनेंट जो ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये होगा डी कॉस थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो होगा साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाओ, वेरिएबल ढेर सारा हो गया। एक वेरिएबल तो x है, अगर x बदलोगे तो थीटा भी बदलेगा, मतलब दूसरा वेरिएबल थीटा। दो वेरिएबल में तो हमको नहीं आता सॉल्व करना, हम लोग तो सिंगल वेरिएबल में खेलना जानते हैं, मतलब एक वेरिएबल को तो भगाना पड़ेगा। इस डायग्राम से भगाते हैं, ध्यान से देखो। अगर टेन थीटा देखो आप ध्यान से, तो टेन थीटा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बाई डी, हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लो x बराबर डी टेन थीटा। अच्छा ये कैलकुलस वाला डी नहीं है, ये लेंथ वाला डी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो, dx बराबर ये डी तो रहने दो, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे है ना, dx को हटा रहे हैं हम, dx को हटा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ये रख देंगे, और जहाँ जहाँ dx होगा वहाँ वहाँ ये रख देंगे। कोई दिक्कत? चलो अच्छा ये एंगल हम बोल रहे हैं बीटा, ये बी वाले एंड से, और ए वाले एंड से जो है उसको बोल रहे हैं अल्फा, ठीक। क्यों बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा। चल तो डीई पैरेलल वाला काम करें पहले। डीई पैरेलल आराम से जोड़ सकते हैं सब एक ही लाइन में, है ना। अरे पैरेलल मतलब सारा कंपोनेंट इधर वाला, तो वो तो जोड़ ही सकते हैं सब एक ही लाइन में। डीई पैरेलल बराबर क्या है, डीई साइन थीटा। अरे डीई साइन थीटा, और डीई का वैल्यू क्या है, के लैम्डा। dx तो देना ही नहीं है हमको, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साथ में क्या आएगा साइन थीटा। अरे साइन थीटा भी है ना, पैरेलल वाला ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। पक्का ना, पक्का देखना, गड़बड़ नहीं करना। डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबको जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ध्यान से देखना, हम अपना मेजरमेंट कहाँ से लिए थे, इस लाइन से, ये इस लाइन से लिए थे ना, इसी से थीटा लिए थे ना। तो ध्यान से देखो, अगर हमको इस एंड तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, बीटा। अगर हमको इस परपेंडिकुलर से यहाँ से मेजरमेंट लिए इस एंड तक पहुँचना है तो कितना चलना पड़ेगा, बीटा माइनस में। ठीक, और इस एंड तक पहुँचना है तो अल्फा। ई पैरेलल, ये सेक स्क्वायर थीटा डी से डी बचेगा, है ना। तो बचेगा सिर्फ के लैम्डा बाय डी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अरे माइनस कॉस थीटा
है ना, लिमिट उल्टा कर दें, माइनस कॉस थीटा के जगह पर लिमिट उल्टा कर देते हैं, माइनस बीटा अल्फा, तो ई पैरेलल आ जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा इधर वाला, वो कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि मेरे इनिशियल ड्राइंग में बीटा कैसा था, निगेटिव। अगर जो सवाल है उसमें बीटा पॉजिटिव हो जाए तो उसमें एक उल्टा साइन के साथ बीटा रखना पड़ेगा, याद है? नहीं समझ में? हम जो डिराइव किए हैं उसमें क्या मान के किए हैं, बीटा निगेटिव। और अगर क्वेश्चन जो पूछे उसमें बीटा इधर ना लेके ऐसे, मान लो ये जो लाइन है रॉड यहीं तक दे दिया, रॉड यहीं तक दे दिया, तो बीटा कैसे हो जाएगा, बीटा भी पॉजिटिव और अल्फा भी पॉजिटिव। तो उस केस में बीटा का बीटा नहीं पुट करोगे, एक माइनस साइन के साथ बीटा पुट करोगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझ में आया? क्योंकि हमारे डेरिवेशन से उल्टा चल रहा है, हम डेरिवेशन में बीटा को निगेटिव माने हैं और आ क्या रहा, बीटा पॉजिटिव। चल अगला करें। डी ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, डी परपेंडिकुलर बताओ, वो डी ई कॉस थीटा है ना, तो डी ई कॉस थीटा करोगे ना तो सीधा सीधा हम बता देते हैं कितना बचेगा, के लैम्डा डी साइन थीटा, के लैम्डा बाई डी, उल्टा कर देगा, हाँ उसमें साइन थीटा इसमें कॉस थीटा आ जाएगा ना। डी परपेंडिकुलर वाला क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा है ना, तो उसमें क्या है साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ना। हाँ तो के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा, जोड़ सकते हैं इसको, सब एक ही डायरेक्शन में, सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा से अल्फा, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ऐसा ही कुछ आएगा। देखो नहीं, वो पहले एक और माइनस करो ना, यही आएगा, ठीक है। लिखो तो सही, शकल खुजाओगे तो कहाँ से हो, लिख लिए, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए। देखो अभी एक ऐसा ही फाइनाइट रॉड था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, तो एक जो फील्ड का कंपोनेंट होगा वो तो इधर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ई परपेंडिकुलर, और ये आएगा के लैम्डा बाय डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अब ध्यान से सुनना, अब जो पैरेलल कंपोनेंट वो इधर आएगा कि इधर आएगा, वो ये बात पर डिपेंड करेगा कि डी किधर है। ध्यान से देखो, अगर डी बीचों बीच होगा तब तो पैरेलल कंपोनेंट ही गायब हो जाएगा, और डी इधर है तो ध्यान से देखो, इधर वाले एलिमेंट का कंपोनेंट ऐसे, इधर वाले एलिमेंट का कंपोनेंट ऐसे, और इधर वाले का कंपोनेंट ऐसे, तो किधर, इधर वाला कंपोनेंट ज़्यादा कि इधर वाला कंपोनेंट ज़्यादा, इधर वाला ज़्यादा है ना। मतलब अगर ये लेंथ ज़्यादा रहेगा तो इधर आ जाएगा फील्ड, और ये लेंथ ज़्यादा रहेगा तो इधर आ जाएगा। इस डायग्राम में कैसे आना चाहिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया।
इतना कर लोगे, क्योंकि ये डायग्राम अगर ये आप डायग्राम से निकाल लेते हो तो काम आसान हो जाता है ना। तो ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुन मेरी बात। अब आपसे पूछ ले कि एक इनफाइनाइटली लार्ज रॉड है, क्या है? इनफाइनाइटली लार्ज रॉड है। तो पहला चीज तो ये बताओ कि इनफाइनाइटली लार्ज रॉड कितना बड़ा होगा? बिल्कुल, इनफाइनाइटली लार्ज रॉड, ये रॉड भी, ये जो ट्राइपॉड का रॉड है ये भी इनफाइनाइटली लार्ज रॉड हो सकता है। ये रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 1 मीटर का रॉड है और हम इसके 2 मिलीमीटर दूर खड़े हैं। कितना? 2 माइक्रोमीटर दूर खड़े हैं, तो ये रॉड भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज रॉड हो जाएगा। समझ में आया? अरे है ना। अगर मान लो एक 25 सेंटीमीटर का रॉड है और इसके लगभग बीच में हम कहीं हैं और इससे मात्र 1 मिली, ये 25 सेंटीमीटर है ना, मात्र 1 माइक्रोमीटर दूर खड़े हैं, तो ये रॉड कैसे बिहेव करेगा? एज इनफाइनाइटली लार्ज रॉड, क्योंकि इसके लिए ना तो उधर कोई अंत है ना तो इधर कोई अंत है। तो इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब ये मत सोचना कि ओ अनंत, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। और ये चीज़ हम शुरू से सिखाते आ रहे हैं, पार्टिकल और इनफाइनाइटली लार्ज चीज़। समझ में आया? अरे समझ में आया? जैसे एक ऐसे बना लेगा आपको, ये एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है? देखो कैसे बेवकूफ़ बना सकता है। स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर सब 1 मीटर लंबा, सारा साइड कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर, और सब पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 6 कूलम पर मीटर, ठीक है? सब पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ 6 कूलम पर मीटर। इस रॉड के जस्ट 1 मिलीमीटर दूर, 1 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो उसके लिए ये रॉड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज रॉड हो जाएगा। और जिसको बुद्धि नहीं है वो ऐसे अल्फा बीटा गामा निकाल रहा है ना। अरे ये अल्फा बीटा निकालोगे ना कि हाँ अच्छा ये है ऐसे, तो ये 1 मिलीमीटर है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। सॉल्व करोगे आंसर भी लगभग आएगा, है ना, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। तो इस चीज़ को समझो, समझ में आ रहा है? चल, तो अब जैसे कि ये तो फाइनाइट रॉड है, अब बात करें कि इनफाइनाइट रॉड रहे तो क्या होगा बताओ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? अगर इनफाइनाइट रॉड रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो सिंपल आप बोलोगे कि देखो सर, इस एंड को भी बहुत दूर लेते जाएंगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और इस एंड को बहुत दूर ले जाएंगे तो बीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जब बहुत दूर इनफाइनाइट हो जाएगा तो अल्फा भी 90 और बीटा भी 90। अरे होगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, अरे ये कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये कंपोनेंट। मतलब अगर इनफाइनाइटली लार्ज रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। किधर होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो इनफाइनाइटली लार्ज रॉड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होगा? उसके परपेंडिकुलर। और कितना होगा? ये भी 1 ये भी 1, तो 2k लैम्डा बाय डी, 2k लैम्डा बाय डी। और एक खास बात, जब ये इनफाइनाइटली लार्ज रॉड हो जाएगा ना, तो ये यहाँ अगर 2k लैम्डा बाई डी है तो इसके पैरेलल यहाँ आ जाओ तो यहाँ भी 2k लैम्डा बाई डी ही होगा। बोलोगे क्यों?
क्योंकि ये अगर इसका मिडिल पॉइंट है तो ये भी तो मिडिल पॉइंट ही है मेरे भाई। नहीं समझ में आया? अबे ये इन्फिनाइटली लार्ज रॉड है जो बहुत बड़ा है, तो ये मिडिल पॉइंट है कि ये मिडिल पॉइंट? समझ में आया? अरे समझ में आया? तो एक इन्फिनाइटली लार्ज रॉड से d दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाय d, और कैसे होगा? रॉड के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ऐसा रॉड है, ये रॉड है मान लो ये, तो यहां पे जाओगे तो फील्ड ऐसे होगा, यहां पे जाओगे तो फील्ड ऐसे होगा, यहां पे जाओगे तो फील्ड ऐसे होगा, यहां पे जाओगे तो फील्ड ऐसे होगा। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना। अगर निगेटिव चार्ज वाला है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। समझ में आ? अरे समझ में आ? समझ में आया? तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फिर से डिराइव करेंगे एक बार और गॉस लॉ से, है ना। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, मतलब इधर एंड है, यहां पे निकालना फील्ड, यहां पे, तो कितना होगा? बीटा, अबे इस एंड पे आना है तो बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से इधर फील्ड आ जाएगा k लैम्डा बाय d, और इधर ऊपर फील्ड आ जाएगा k लैम्डा बाय d। खत्म। सेमी इनफाइनाइट रॉड का फील्ड, ठीक है। समझ में आया कैसे? अरे इस एंड को यहां ले आए तो बीटा क्या हो गया? 0, और उस एंड को दूर लेके चलेगा। कुछ नहीं बुझा रहा, कुछ नहीं बुझा रहा। और इमरान साहब समझ में आया? पक्का?